वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टेट के बारे में, यानी कि राज्य, यानी कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इस टॉपिक को आज हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, जब भी कोई वीडियो, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक कराती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बताती हूँ, ब्रीफली थोड़ा सा जो है टाइम लगा के आपको ये बताती हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, नॉलेज तो हर किसी के पास होती है, क्योंकि सेम बुक होती है सबके पास, सेम ही टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट आते हैं। अब ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, वो तो नालायक है, तो हम उनको साथ ऐसे नहीं सोच सकते हैं। लेकिन कई बार आपने भी खुद को कई बार बोला होगा कि मैंने तो सारा पेपर किया था, फिर भी मेरे कम नंबर क्यों आए हैं। इसकी वजह मैं बताती हूँ। देखो, नॉलेज सबके पास है, सभी ने वैसा लिखा होगा, लेकिन जिसके ज्यादा नंबर आए हैं उसकी एक वजह यह है कि उसको पेपर को लिखने का उसे पैटर्न पता है, उसे पता है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उनमें किन किन चीज़ों को डालना है, कैसे कैसे हमें जो है क्वेश्चन को जो है वो वहाँ पे राइट करना है, ये उसे पता है, तभी उसके आपसे ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अभी मैं जो टॉपिक करवाऊंगी वो स्टेट का होगा। ठीक है, हम करेंगे द स्टेट। ठीक है, हम राज्य के बारे में यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखो, जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उन्हें पहले बता दूं ताकि किसी का वक्त बर्बाद ना हो कि ये जो टॉपिक है ये बीए का है। ठीक है, जिन्होंने +2 के बाद बीए में एडमिशन ली है और जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसको लिया है, तो ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो पहला जो हमारे जो 2 चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। मैंने ये सीरीज चलाई हुई है पॉलिटिकल साइंस, और बीए की जो हमारी सोशियोलॉजी है उसकी बुक भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर जो है शुरू करवा दी है, उसके भी मैंने 2 चैप्टर कवर करवा दी है। अब मैं 3रे चैप्टर की जो है वीडियो यहाँ पर बनाकर अपलोड करूंगी। तो ये पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे बीए का है और ये चैप्टर 3rd है, जिसमें स्टेट के बारे में पूछा गया है कि जो राज्य शब्द है वो कहाँ से निकला है, स्टेट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर इसमें अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो यही है। हमको इस तरह से क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ कि व्हाट इज स्टेट। ठीक है, कि स्टेट क्या है और इसके एक्सप्लेन इस जो एलिमेंट्स हैं, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपसे पूछी हैं। पहले आपसे पूछा है कि स्टेट क्या है, फिर आपसे पूछा है कि इसके एलिमेंट्स बताओ। ठीक है, तो जो पहले भी देख चुके हैं वीडियो को वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही चीज बताने वाली हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कृपया एक बार नजर जरूर डालें, क्योंकि नॉलेज के साथ अगर लिखने का तरीका मिला लोगे तो नंबर ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भी मैं बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बीए कंप्लीट की है, उसके बाद जो जो चीजें मेरे साथ घटित हुई, जो भी चीजों की कमी मुझे पता लगी, टीचर्स ने बताया, वही मैं आपको बताऊंगी ताकि आप वो चीज गलती ना करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हमको मीनिंग ऐड करना होता है। ठीक है, मीनिंग को हम लोग कहते हैं अर्थ। दूसरी जो चीज है वो हमारी आती है डेफिनेशंस। ठीक है, जो डेफिनेशंस होती हैं उनको हम हिंदी में कहते हैं परिभाषा। हो गया। तीसरी जो चीज आती है वो है इसके एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरी चीज हमसे पूछी है वो इसके एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, जिसको हम हिंदी में तत्व कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर भी बात ध्यान देनी है आपने कि जो डेफिनेशंस हैं, जो हमारी डेफिनेशन है, कम से कम आपको 2 परिभाषाएं तो लिख के ही आनी है। आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स हमें वक्त वहां पे इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम इतना टाइम वेस्ट करें कि इतनी डेफिनेशन आती है तो सारी लिख डाली। नहीं, आप एक मत लिखिएगा, 2 डेफिनेशन आप पक्का ही लिख के आइएगा। 2 सब टीचर मांगते हैं, सभी बोलते हैं 2 लिखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद ये कंक्लूजन की मैं बात करूं, जो कंक्लूजन होता है बच्चे इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनको लगता है चल छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो हमारा कंक्लूजन है ये पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है। 2 नंबर आपके कंक्लूजन के मिलते हैं। ठीक है, और कम से कम मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 से 3 लाइनें जो है वो कंक्लूजन की लिख दो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो बस 2 से 3 लाइनें कंक्लूजन की लिख दो, आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कम से कम मेंशन तो किया है कि हाँ कंक्लूजन नाम की भी कोई चीज होती है। आया वो समझ में। ठीक है, आपको ये भी पता है कि हमारा 18 मार्क्स का जो है पेपर आता है। जो बीए की मैं बात करूं तो 18 मार्क्स का हमारा जो है वो क्वेश्चन आता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 18 मार्क्स का आता है, और इस तरह से
आपको अगर आप इन सब चीज़ों को उसमें ऐड करके चलोगे, सबसे पहले नंबर पर मीनिंग, फिर दूसरे नंबर पर डेफिनेशन, फिर जो भी पूछा है और लास्ट में तो अपना कंक्लूजन होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कीजिएगा। और हो सके, देखो मुझे पता है कि वहाँ पर आपको क्या होता है, देखो 18 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, जिसमें आपको 6 जो पेज है वो मांगे जाते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए 6 जो पेज है वो लिखने होते हैं। तो ये भी मैं मान सकती हूँ कि हमारे वहाँ पर इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, कहीं आपने मान लो 5 मिनट पहले आपका पेपर हो गया, तो आप थोड़ा मान लो 5 मिनट पहले हो गया ना, तो थोड़ा सा पिक्चर बना देना कोई भी। यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट की ऐसे कुछ अपने दिमाग से ही कुछ भी आपको समझ में आता है तो स्टेट की थोड़ी सी पिक्चर बना दी। ऐसा नहीं कि आपको पूरी हाई फाई वहाँ पे ड्राइंग करके आनी है, थोड़ी सी बस पेंसिल से थोड़ा कुछ ना कुछ बना देना, इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ जाता है। टीचर बहुत खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे ने ये दर्शाया है कि ये राज्य होता है, ठीक है। सब जिसको ड्राइंग नहीं आती है, चलो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ये ही इस तरह से ही आपको क्वेश्चन जो है वो हैंडल करना है। अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो स्टेट जो शब्द है, जो राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आया कहाँ से है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो पता है पहले क्या था कि जो आज हम तो क्या होता है कि आज हम क्या करते हैं, राज्य को जब हम किसी को बताते हैं तो स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम तो यही बोलते हैं राज्य है, स्टेट है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये प्रेजेंट टाइम में हम इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राज्य को पहले की बात करूं तो पहले राज्य को पोलिस और सिविलिटास के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब नगर राज्य होता था। लेकिन क्या था कि धीरे धीरे करके जो नगर राज्य थे वो खत्म होते चले गए और उनकी जगह पर कौन, राष्ट्रीय राज्य आ गए, ठीक है। तो फिर ये चीज हमारी, बस पहले ये था कि इसको उन दोनों के नाम से बुलाया जाता था और बाद में इसका नाम जो है काफी चेंज होता चला गया। अब मैं स्टेट शब्द की बात करती हूँ। ये जो स्टेट शब्द है इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो स्टेट शब्द है ये लैटिन भाषा का जो शब्द है हमारा स्टेटस, वहां से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का, किसी संघ का या किसी भी समुदाय का जो सामाजिक स्तर होता है, यानी कि जो सोशल स्टेटस होता है वो हमारा स्टेट से हमें जो स्टेटस शब्द है उससे हमें पता चलता है। अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो राज्य एक ऐसा संगठन होता है, ठीक है। अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो राज्य एक ऐसा संगठन होता है जिसका दर्जा दूसरे जो अन्य संगठन होते हैं, यानी कि संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उससे काफी ऊंचा होता है। और ये जो आज हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले इसको किसने यूज किया था, इस शब्द को बनाया किसने है, तभी, क्योंकि पहले तो हम कुछ और नाम से बुलाते थे, आज हम ये स्टेट शब्द से बुलाते हैं। तो ये नाम किसने यूज किया, किसने किया, कहाँ किया। तो ये जो आज हम स्टेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो मैकियावेली ने किया था। 1523 में उन्होंने द प्रिंस नामक एक बुक लिखी थी, ठीक है। याद रखना कि मैकियावेली की बात करते हैं, ठीक है। मैकियावेली ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, जिन्होंने 1500 एक मिनट, थोड़ा सा भूल गई हूँ मैं, हाँ ठीक है, 1523 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी। इस जो बुक है इसमें उन्होंने जो स्टेट शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था। और आपको पता है कि आज हम सब, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं राज्य को दर्शाने के लिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो स्टेटस शब्द है वो कहाँ से निकला है और सबसे पहले किसने उपयोग किया। अब बेसिकली हम लोग नॉर्मल भाषा में राज्य को अगर दर्शाएं, साधारण शब्दों में कहें तो राज्य क्या है, एक ऐसा शक्तिशाली राज्य होता है जिसके पास जो है वो सॉवरेनिटी होती है, यानी कि प्रभु सत्ता होती है। और राज्य के पास अपनी एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपनी इच्छा को दूसरों पर लागू कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज्य के बनाए गए नियम और कानूनों को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, तो राज्य उसको दंडित भी कर सकता है, उसको सजा भी दे सकता है, ठीक है। तो यही तो राज्य है। राज्य क्या है, राज्य में राज्य की अपनी एक सीमा होती है, राज्य में अपनी जनसंख्या होती है, उसका फिक्स्ड टेरिटरी होती है, ये जो बता रही हूँ ये एलिमेंट्स हैं। तो यही तो सब कुछ क्या है, इट इज स्टेट, ठीक है। यही हमारा जो है वो स्टेट है। अब यहाँ पर जो है वो राज्य के बारे में एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए राज्य के एलिमेंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए एलिमेंट्स यानी के तत्व। अब देखो क्या है कि हमारा जो स्टेट है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं,
बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, देखो वैसे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो होते हैं, जो हमारे सबसे मेन है, वो 4 ही हैं, ठीक है। एक जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है हमारा, प्रभुसत्ता है, सरकार है, ठीक है, सरकार है, और जो है लास्ट हमारा वो है निश्चित क्षेत्र। बस। तो एलिमेंट्स की बात करूं तो हमारे जो राज्य है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेन की बात करें तो हमारे राज्य में सिर्फ 4 एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। वो है हमारा पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड फिक्स्ड टेरिटरी, ठीक है। तो मैंने हिंदी में, इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में लिख दिए, दोनों चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि हमारा जो जनसंख्या है, जो हमारा पॉपुलेशन है, इस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आपको पता है मैंने 4 बता दिए। अब पेपर में जो पूछा जाएगा ना आपसे क्वेश्चन के हमारे राज्य के एलिमेंट्स के बारे में बताओ, तो बुक में ना बहुत सारे हैं। लास्ट में तो एक और टॉपिक दिया गया जिसमें बोल के रखा है कि नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, तो वो अगर आपके पास टाइम है तो वो भी आप लिख दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर है जो आपको सिर्फ 4 के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये 4 ही इतने भर भर के है ना कि एक एलिमेंट्स के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स जो है हमको दे के रखे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है जनसंख्या की बात करते हैं। अब देखो हम जनसंख्या में क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो जनसंख्या है वो राज्य का सबसे ज्यादा, सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य को बनने के लिए उसमें लोग चाहिए, और जब लोग ही नहीं होंगे, जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी, तो जो राज्य कैसे बनेगा। तो जो हमारा पॉपुलेशन है वो राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि राज्य तभी बनेगा जब लोग होंगे, ठीक है, आया समझ में। अब ये जो हमारा ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स देके रखे हैं, ठीक है। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा जनसंख्या का आकार, ठीक है। जो पहला है वो है कि जनसंख्या का आकार आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है उचित जनसंख्या, उसके बाद है जनसंख्या की बनावट। इनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट हेडिंग लिख रही हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इनको। ठीक है, जनसंख्या की बनावट। और 4th हमारा आ जाएगा कि जनसंख्या की किस्म। चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इसको। देखिए, जनसंख्या तो एक मेन हमारी हेडिंग है, ठीक है, ये एक मेन हेडिंग है हमारी, और ये जो देख रहे हो ये इसके कुछ शॉर्ट्स जो है पॉइंट्स हैं। अब मैं पहले पॉइंट की बात करती हूँ, जनसंख्या का आकार। अब जनसंख्या के आकार में ये बोल के रखा है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ये डिसाइड नहीं किया गया है। विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं, कुछ कहते हैं इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कुछ कहते हैं एक राज्य में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि इस राज्य में सिर्फ 35,000 लोग ही रहेंगे या 40,000 रहेंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। हमारे जो अरस्तु हैं, जो प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है ना तो वो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही वो कम होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस के साथ जो है हमारी जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जनसंख्या के आकार की बात करें तो सिर्फ इतना लिखना है कि डिसाइड नहीं की गई है, विभिन्न विद्वानों के बीच में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू चले हुए हैं, मतभेद चले हुए हैं कि इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अब मैं उचित जनसंख्या की बात करूं, यहाँ पर उचित जनसंख्या का मतलब ये लिख रखा है कि किसी भी राज्य की जो पॉपुलेशन है वो ना ही तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही तो कम होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो, अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, लोग ज्यादा होंगे और कमाने वाले या फिर जो भी चीजें हम लोग खाते पीते हैं उनकी मात्रा जो है बहुत ही कम होगी। यानी कि जिस भी राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर लोगों को खाने पीने की वस्तुओं की जो है वो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, भूखमरी जो है वो हमारे सामने आ जाएगी, गरीबी हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि जहां पर लोग ज्यादा हैं और खाने की चीजें कम हैं तो लोग कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। तो यही कहने का मतलब यह है कि ज्यादा जनसंख्या है तो भी प्रॉब्लम है। अब मैं कम जनसंख्या की बात करूं, अगर किसी भी राज्य में कम जनसंख्या है तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है।
ये प्रॉब्लम इस प्रकार से है क्योंकि जिस भी राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां पर ऑफ कोर्स पता है लोग कम होंगे। अब जब लोग कम होंगे तो पावर भी तो कम होगी। जब पावर कम होगी तो क्या होगा, कोई भी दूसरा देश, कोई भी आक्रमणकारी आकर तुम पर जो है हमला कर सकता है। तुम्हारे पास तो ज्यादा लोग ही नहीं है जो लड़ेंगे तुम्हारे लिए आपस में या किसी से लड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब कम जनसंख्या होती है तो कोई भी तुम पर आक्रमण कर तुम्हारा राज्य जो भी है तुमको छीन सकता है। तो ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, कम जनसंख्या होती है तो भी दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब है कि बैलेंस में जो हमारी जनसंख्या वो हो तो बेटर रहेगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो हमारा पॉइंट आता है जनसंख्या की बनावट। जनसंख्या की बनावट में है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका कहना है कि एक राज्य में जो लोग रहते हैं ना वो एक ही भाषा बोलते हो, एक ही धर्म को अपनाते हो, एक ही रीति रिवाज हो, एक ही प्रकार का खान पान करते हो। ठीक है, अलग अलग धर्मों जातियों के लोग जो है वो नहीं रहने चाहिए, सभी एक जैसी भाषा, एक ही धर्म, एक ही रीति रिवाज को अपनाएंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये सब एक जैसे ही रहेगा तो शासन को चलाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई भी नियम कानून बनाएंगे तो सबके एक जैसे होंगे तो सब लोग मान लेंगे। लेकिन अगर एक राज्य में एक हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, सिख धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, तो अगर कोई ऐसा कानून बन गया जो कि हिंदू के पक्ष में है तो फिर मुसलमान खड़े हो जाएंगे, सिख सामने आ जाएंगे, नहीं जी हमारे धर्म के खिलाफ है। तो कुछ विद्वान ऐसा कह रहे थे कि राज्य में जो पॉपुलेशन होती है वो एक जैसे होनी चाहिए। लेकिन इसके जो आलोचक हैं इस पॉइंट का जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि कुछ विद्वानों ने कहा कि आज हम जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं तो वहां पर इस पॉइंट ऑफ व्यू को तो अपना नहीं सकते हैं। क्योंकि आज हम भारत की मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमें पता है कि भारत एक बहुधर्मी देश है जिसमें अलग धर्मों, जातियों, वर्गों, जाति के लोग रहते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम सब एक साथ, सबको डिफरेंस बोलते हैं ना कि विभिन्नता में एकता, तो हमारा भारत देश वैसा ही तो है, क्योंकि कितने विभिन्न टाइप के लोग हमारे रहते हैं, खान पान, पहनावा, उठना बैठना सबका अलग अलग है। लेकिन जब भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा लोग, मतलब जितने अलग अलग लोगों के बीच में भी प्यार होगा तो वो देश बहुत ही स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो जनसंख्या की बनावट ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद है जनसंख्या की किस्म। तो जनसंख्या की किस्म में ये होता है, किस्म मतलब टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक राज्य होता है उसमें 3 प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, या यूं कहें कि 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 किस्म के लोग रहते हैं। एक होते हैं विदेशी, दूसरे होते हैं प्रजा, और तीसरे होते हैं विदेशी। ठीक है, सॉरी, एक होते हैं नागरिक, और माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत भूल गया। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। पहले होते हैं हमारे नागरिक, ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे प्रजा, और तीसरे हमारे होते हैं विदेशी। ये 3 टाइप के लोग हैं जो कि एक राज्य में रहते हैं। अब मैं नागरिक के बारे में बताऊं कि नागरिक कौन होते हैं। नागरिक वे लोग होते हैं जिनको उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है और वो राज्य के किसी भी काम में, किसी भी प्रबंध में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब प्रजा की बात करूं तो प्रजा ऐसे लोग होते हैं जो राज्य में तो रहते हैं लेकिन राज्य के किसी भी काम काज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य इनको सारी सुविधाएं देता है। ठीक है, चाहे कैसे भी हो, हमारे इनको नागरिकता प्राप्त है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, राज्य इनको भी बाकी सभी लोगों की तरह ही सारी जो सुविधाएं हैं मुहैया करवाता है। और ये लोग भी, राज्य जो भी नियम कानून बनाता है उनको मानते हैं। ठीक है, अब विदेशियों की बात करें तो विदेशी वे लोग होते हैं जो राज्य की उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं, वीजा पर आते हैं, कोई 1 साल के लिए आता है, कोई 2 साल के लिए आता है, कोई 1 महीने के लिए घूमने फिरने के लिए आते हैं, और जितनी भी जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राजनेता नहीं बन सकते हैं। बोलते हैं ना कि विदेशी जो होते हैं हमारे देश में ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनसंख्या जो इसका एलिमेंट है पूरी तरह से कवर हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, वो है फिक्स टेरिटरी। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम आपको लगता है कि आप हैंडल कर लोगे, तो जब आपने ये पॉपुलेशन वाला एक पॉइंट लिखा था ना, तो साइड में ऐसे करके थोड़ा सा गोला लगा दिया और यहाँ पर बहुत सारे जो जितने ऐसे ना थोड़े लोग बना दो, ताकि दिखे कि हाँ मैं पॉपुलेशन को यहाँ पर शो कर रही हूँ। ठीक है, आया समझ में। इस तरह से थोड़ा जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा पेपर को बनाने की कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, वो है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है निश्चित क्षेत्र। ठीक है,
निश्चित क्षेत्र की मैं यहाँ पर बात करूं तो जो निश्चित क्षेत्र है यानी कि फिक्स्ड टेरिटरी जो है, ये भी राज्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि राज्य तभी बनेगा जब वहाँ पर लोग होंगे और उनकी एक अपनी खुद की जगह होगी। तो क्या है कि जब तक मनुष्य एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है तब तक राज्य नहीं बन सकता है। अब जो खानाबदोश आपने देखे होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, वो कभी राज्य नहीं बना पाए, क्योंकि वो कभी एक जगह पर टिक कर रहे ही नहीं। ठीक है, तो वही लिख रखा है ना कि अगर हम एक जगह पर बहुत सारे लोग 10-20 जो परिवार है एक साथ ही 1 साल के लिए 2 साल के लिए उसी जगह पर रुक गए हैं, टिक गए हैं, तो फिर वो चीज राज्य बन जाती है। ठीक है, और जब क्या है, राज्य का मतलब क्या है, हमारे पास अब जगह है ना कि हाँ लोग इस जगह पर टिके हुए हैं, तो ये जगह हमारे अंडर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम पॉइंट है कि जो निश्चित क्षेत्र है इसके अंदर भी हमारे सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हमारा एक मेन पॉइंट है और इसके अंदर भी हमारे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो लिखा है वो है कि भूभाग का पहले तो मीनिंग पूछ रहे हैं लोग। ठीक है, भूभाग का मीनिंग क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है। दूसरा है भूभाग का आकार। फिर है हमारा भूभाग की प्रकृति, यानी कि जो हमारा है इसका नेचर कैसा होना चाहिए, और इसकी एक सीमा भी होती है। भूभाग की सीमा, सीमा का मतलब पता है क्या होता है, टेरिटरी। ये हमारी है, उससे परे तुम्हारी जगह है। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं जो पॉइंट की बात करती हूँ वो है हमारा पहला, जिसमें लिखा है कि भूभाग का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी राज्य के अंदर जो भी जमीन आती है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी राज्य के अंदर जो भी जमीन आती है, सिर्फ जो जमीन है, जो मिट्टी है, वही राज्य के अधीन नहीं आती है। फिक्स टेरिटरी का मतलब होता है कि उस जगह में जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितने भी जानवर हैं, यहाँ तक कि हवा है, वहाँ का पानी है, वहाँ के जो आकाश है, वो भी उसी राज्य के अंदर ही आता है। कहीं कुछ लोग समझने लगे कि ये जमीन ही तो तुम्हारी है, पशु पक्षी नदियां आकाश, आकाश तो सबका है। ऐसा कुछ नहीं है। राज्य में आकाश भी राज्य के अकॉर्डिंग ही बांटा गया होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो किसी के एरिया में बिना राज्य सरकार के या बिना किसी सरकार के पूछे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया है कि ये हमारा एरिया है, या अगर तुमने यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेके आना है तो पहले हमारी इजाजत मांगो। क्योंकि आपको पता है हवाई जहाज तो क्या होता है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो भी है वो सिर्फ हवा में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। लेकिन आकाश को भी बांटा गया है कि हमारी टेरिटरी है, वहां पर तुम लोग नहीं आ सकते हो। कोई भी संदिग्ध ड्रोन देखने को मिलता है तो सीधा गोली मारकर जो है उड़ा देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, वही है, हम किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते। हमारे जिस देश में हम इजाजत के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पर आ और जा सकते हैं। हम किसी दूसरे देश में अपना सिंपल से कि चलो ठीक है हम लोग तो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। वहां अगर थोड़ी सी भी सीमा में आप गए ना किसी वहां, तो उड़ा देंगे पूरी तरह से। तो ये चीज है। उसके बाद मैं भूभाग के आकार की बात करूं। देखो, भूभाग के आकार का मतलब ये लिख रखा है कि जो राज्य बड़ा होता है वो भी फायदेमंद है, और जो राज्य छोटा होता है वो भी फायदेमंद आप ले सकते हो। देखो, जो राज्य बड़ा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो राज्य बड़ा होता है उसमें ज्यादा जनसंख्या भी होगी, ज्यादा नदियां भी होंगी, ज्यादा खनिज पदार्थ भी होंगे। ठीक है, ज्यादा पशु पक्षी भी होंगे, क्योंकि पशु पक्षियों की भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। कुछ नए प्रजाति के लोग, नई प्रजाति के जो है पशु पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल टाइगर इस राज्य में है, मोर इस राज्य का है, राज्य का नहीं मतलब इस राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब इस राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब वो उन्हीं के हैं। हमको देखना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, तो यही लिख रखे हैं कि जिस भी राज्य का आकार बहुत ही छोटा होगा वहां पे जनसंख्या भी कम होगी, और जो सोर्सेज है हमारे वो भी बहुत ज्यादा ही कम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है भूभाग की प्रकृति। देखो, हमको राज्य में जमीन तो दी हुई है, लेकिन उसका फायदा तब है जब वो बहुत ही अच्छी हो, उसकी जलवायु बहुत अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से कृषि कर सकें। अब मैं यहाँ पर राजस्थान की बात करूँ, वो आकार में तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन वहाँ क्या है, रेत ही रेत है। वहाँ आप फसल नहीं उगा सकते हो, पानी की कितनी कमी है। वहाँ के लोग खुद नहीं वहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं रहने के लिए। तो यही चीज़ है कि हमको जितनी भी जमीन दी गई है उसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे फायदेमंद है वो। ठीक है, जैसे हम हिमाचल की बात करें, कितना ज़्यादा ग्रीनरी एरिया है,
सब कुछ पेड़ पौधे सब कुछ है। और उसको फायदा ये भी है कि इसीलिए क्या है, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। राजस्थान में बहुत ही कम लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ज्यादातर एरिया में, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पर हर जगह रेत ही रेत है, ज्यादातर एरिया में वहाँ पर जो है वो रेत ही रेत है, तो वहाँ लोग घूमने के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है ना। लेकिन हिमाचल प्रदेश की देखो, वहाँ पर लोग जाते ही रहते हैं, शिमला में जाते ही रहते हैं, तो वहाँ पर कितना जो पर्यटन आते हैं हमारे घूमने के लिए लोग जाते हैं, उनसे कितना ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। तो वो सोर्सेज की वजह से तो हुआ है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ है, ठंड है, माहौल अच्छा है, जलवायु अच्छी है, इसीलिए लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ के लोगों को तो पहले से फायदा है, दूसरे लोग जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो जलवायु जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं सीमा की यहाँ पर बात करूँ, देखो सीमा का भी सेम चीज़ है कि हर जो राज्य होता है उसकी अपनी एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है। जैसे ये राज्य है अपना, ठीक है, ये अपना यूपी राज्य है, ठीक है, और ये जो राज्य है वो अपना एमपी है। ये मैप सही नहीं बनाया, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पर अब ये मेंशन कर दिया गया है कि जो हमारा यूपी है ना वो सिर्फ यहीं तक ही होगा, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक गलत हो जाएगा। हमारा जो यूपी है वो सिर्फ यहीं तक है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी अपने उत्तर प्रदेश की हैं, और जो अपना मध्य प्रदेश है वो भी सिर्फ यहीं तक है, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं मध्य प्रदेश की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर राज्य की एक जो सीमा है ना वो तय कर दी गई है कि ये इलाका ही तुम्हारा है, इससे बाहर वाला इलाका तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम भी चलती है, आपको पता है हमारा भारत है और चीन है, उनके बीच में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि जो चीन है वो हमारे एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो अब मैं ये भारत मान लूँ, ये अपना चीन मान लूँ, लेकिन चीन क्या कर रहा है, हमको डिसाइड कर दिया गया है कि भारत का एरिया सिर्फ यहाँ तक है और चीन का एरिया सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन चीन मान नहीं रहा है। चीन क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके भारत का भी एरिया लेता जा रहा है, मतलब चीन का आकार इतना बढ़ाता जा रहा है और भारत का इतना सारा एरिया उसने अपने अंडर ले लिया। तो हमारा भारत ऐसे क्यों जाने देगा, इसमें पता है कितने सोर्सेज होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी, हम क्यों अपना नुकसान करें। ठीक है, तो वही चीज हमारा आता है कि हर जगह की एक सीमा भी निर्धारित की होती है, जिसके अंदर जो भी चीजें आती है वो तुम्हारी होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वन की बात करती हूँ, तो वो अपना गवर्नमेंट है, सरकार के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्योंकि जो सरकार है, देखो राज्य को चलाने के लिए क्या है, सरकार चाहिए। आपने देखा है जानवरों की अपनी कोई सरकार नहीं होती है, और जानवर देखो जानवरों की ऑफकोर्स कोई सरकार नहीं होती है। वहां पर जो जंगल होता है वहां पर कोई नियम कानून नहीं होता है, कोई भी किसी को मार काट आराम से खा जाता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। 1 मिनट रुकिएगा, चल रहा है, ठीक है। तो लिखा है हम जो है हम लोग क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए, और नियम और कानून कौन बनाता है, सरकार बनाती है। तो सरकार भी राज्य का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको हम इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, इसलिए तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रखा गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके भी मैंने बोला कि ये हमारा एक मेन पॉइंट है, और इसके अंदर भी कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं। पहला है सरकार के अंग, दूसरा है सरकार की किस्म, देखो अब मैं सरकार के जो अंग हैं उसके बारे में बातचीत करती हूँ। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कितने, 3 अंग होते हैं सरकार के, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधान पालिका होती है वो कानूनों को बनाती है, जो कार्यपालिका होती है वो कानूनों को लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है वो कानूनों की व्याख्या करती है और उनकी रक्षा करती है। इसीलिए सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। अब मैं सरकार की किस्म के बारे में बातचीत करती हूँ। ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। हमको पता है कि अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, एकात्मक सरकार होती है, राजतंत्र सरकार होती है, संसदीय सरकार होती है, ठीक है, तानाशाही सरकार होती है। बहुत सारे टाइप की सरकार जो है वो हमारे जो है पूरे विश्व में कहें तो हर जगह पाई जाती है। ठीक है, और ये जो सरकार के किस्म है ये समय और जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की बात करूं तो पाकिस्तान में सरकार को डिसाइड ही नहीं की गई है, क्योंकि वहां पर कभी सैनिक राजतंत्र शुरू हो जाता है जहां सेना का ही सब कुछ चलता है दबदबा, तो कहीं कहीं पे वहां पर जो है प्रधानमंत्री भी बन जाता है।
हमारे भारत देश में पहले क्या था, राजतंत्र ही तो था, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर राज किया था। लेकिन हमने क्या किया, भारत देश को आजाद करके क्या किया, लोकतांत्रिक सरकार बना दी, जिसमें हर किसी को बोलने चालने उठने बैठने की फ्रीडम दी गई है। लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी का खून करना चाहे तो कर दे, कोई फ्रीडम दी गई है, ऐसा नहीं है भाई। जितने भी स्वतंत्रता हमको दी गई है ना, हर स्वतंत्रता पे कंट्रोल भी किया गया है, ताकि लोगों को जो फ्रीडम दी गई है वो उसका गलत फायदा तो ना उठाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा फोर्थ है वो है हमारा प्रभुसत्ता। इसको सॉवरेनिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन है और इसके अंदर भी हमारे 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, एक हमारी आंतरिक प्रभुसत्ता आती है, ठीक है, आंतरिक प्रभुसत्ता आती है, और दूसरी हमारी आती है बाहरी। ठीक है, बाहरी प्रभुसत्ता। चल रहा है, चलिए ठीक है। तो प्रभुसत्ता के बारे में बातचीत करें तो आंतरिक प्रभुसत्ता की मैं यहाँ पर बातचीत करती हूँ। और आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है कि राज्य के अंदर, जैसे ये मैंने बोला था कि ये अपना राज्य है, ठीक है, और राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब पर जो है वो राज्य सरकार का कंट्रोल है। ठीक है, वो जैसे मर्जी नियम बना सकता है, ठीक है, और लोगों को नियमों को मानने पड़ेंगे। अब ये मत समझ लेना कि सरकार जो है उन पर नियम थोप रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। जैसे रेप से रिलेटेड कानून है, ठीक है, अब रेप से रिलेटेड कानून तो बनेंगे, कितनी सारी लड़कियों के जो है रेप होते जाते हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में 9 साल की लड़की का जो है रेप किया गया, मर्डर कर दिया साथ में। तो ये सब जितने भी नियम कानून है वो राज्य बनाती है और लोग इनको स्वीकार भी करते हैं। तो ये राज्य के अंदर अंदर जो भी चीजें है ना, सब राज्य की मर्जी है, कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसको आंतरिक प्रभुसत्ता कहते हैं। अब मैं बाहरी प्रभुसत्ता की बात करूं तो क्या होता है, ये चीज अपनी बाहरी है। बाहरी प्रभुसत्ता का मतलब ये है कि राज्य के ऊपर कोई भी जो देश है, ठीक है, राज्य के ऊपर जो कोई भी देश है वो दबाव नहीं डाल सकता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर हमारे भारत देश के जो अमेरिका है उसके साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका हमारे भारत पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उस पर दबाव डालने की कोशिश करेगा कि तू पाकिस्तान से ना बोल। भारत की अपनी मर्जी है कि वो उसने अमेरिका से संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरी बात मान और पाकिस्तान से झगड़ा कर ले, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो बाहरी प्रभुसत्ता ये है कि कोई भी देश राज्य पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अपने 4 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो बच्चे, मुझे पता है कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि लास्ट में आपको जो कंक्लूजन है वो पक्का ही आपको लिखकर आना है, गलती से भी मत भूलिएगा। मैंने जो शुरुआत में आपको पैटर्न बताया है उसको दिमाग में सेट कर लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर उसको सेट नहीं करोगे तो गलती से भूल के भी आ जाओगे। जब पेपर पूरा कर लोगे तो एक बार चेक कर लेना कि ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया, कंक्लूजन भी लिख लिया, मेरा जो क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब वैसे मेरा भी क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरा मटेरियल, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, MCQ क्वेश्चन हो गए, हर टाइप की वीडियोज़ में बनाकर अपलोड करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो किसी को शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।